Hello students, I welcome you all on this amazing platform of लॉ वाला। हम सबको पता है कि अभी बहुत कम टाइम बचा है और ऐसे टाइम पे पैनिक करना थोड़ा लाजमी है। और इस टाइम पे पैनिक अगर करंट अफेयर्स में किया तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और उसी दिक्कत से निकालने के लिए यहाँ पे कुछ रामबाण उपाय है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 30 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में हम लोगों को बढ़ना चाहिए अगर अभी तक हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है, या फिर हम मिड वे हैं, या फिर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो क्या हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन से सोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस पेपर को क्रैक करने के लिए, करंट अफेयर्स में स्कोर करने के लिए, ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहली बात जो हमारी आती है यहाँ पे, वो आती है रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अभी दिक्कत होगी कि मैम इतना सा टाइम बचा है, अब इस टाइम में भी हम अगर टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तो दिन पर दिन हमारा टाइम तो वेस्ट होता जा रहा है। तो बेटा एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सोच के चलोगे कि आज से हम लोग एकदम 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 घंटे में हम लोग इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, तो वो टाइम टेबल आपका सिर्फ 2 से 3 दिन ही फॉलो हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं तब ये सोचकर ना बनाएं कि हम लोगों को इतने घंटे पढ़ना है, बल्कि ये सोच के बनाएं कि आज के दिन में मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका करंट अफेयर्स में बैकलॉग बचा हुआ है 2 महीने का, तो उन 2 महीनों को आप डिवाइड कर लीजिए पोर्शंस में और ये सोचकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि मुझे आज एटलीस्ट 50% ऑफ द मंथ कंप्लीट करना ही है। ठीक है, ये अगर आप सोच के रखोगे तभी वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर घंटे भी अगर ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं और उसमें भी अगर कंसंट्रेशन नहीं होता है तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। ठीक है, आप किसी को वहाँ पे घंटे गिनवाने नहीं जाएंगे कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की थी फिर भी नहीं हुआ। नहीं, स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि आपको डेली का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट में कि डेली सेट द टारगेट्स कि आप लोगों को कितना आज के दिन में कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि एकदम रजनीकांत जैसे टारगेट सेट करके बैठ गए हम लोग कि आज तो एकदम पूरा का पूरा हम लोग बैकलॉग निपटा डालेंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम की जो नज़दीकता है उसको देखते हुए हम लोगों को यहाँ पे टारगेट सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है हमारी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम डिसाइड नहीं करना है, टाइम फिक्स नहीं करना है, टारगेट फिक्स करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात हमारी आ जाती है, बेटा बहुत सारे बच्चे अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जा रहा है वैसे वैसे एकदम हड़बड़ाते जा रहे हैं कि अब तो हम हर तरफ से जो भी करंट अफेयर्स है ना, हर एक चैनल से पढ़ लेंगे, इस चैनल से भी, इस चैनल से भी, इस चैनल से भी, द हिंदू भी उठा लेंगे, दूसरे न्यूज़पेपर्स भी उठा लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे तो देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर ऐसा करने बैठोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलने वाली है और वो है कन्फ्यूजन। तो प्लीज़ अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखना। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं उन लोगों को ये पता होगा कि सिर्फ अभी मैं 2 चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोलूँगी। जो आपके नोट्स बने हुए हैं वो हमने बहुत ही शॉर्ट उस फॉर्म में बनाए हैं, नोट्स माइंड मैप्स के फॉर्म में बनाए हैं। उन माइंड मैप से आप एक बार भी अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आपकी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको प्रोवाइड की गई है, बस ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इतना ही आपको कवर करना है। बेटा हम लोगों को 100% कवर करने की जगह जितना हमारे पास है उसको 100% कवर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आ जाए एग्जाम में। तो हम लोगों के पास जितना है एटलीस्ट उसको तो आप पूरी तरह से करें, राइट। बहुत सारे सोर्सेज की तरफ जाओगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन मिलेगा और अल्टीमेटली आप लोग अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, गोल धुंधला हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, नो मल्टीपल सोर्सेस, सिर्फ हमारे माइंड मैप्स हम रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स में मैगजीन में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे। और अब आ जाता है हमारे पास में तीसरा पॉइंट, वो ये है कि अगर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है तो अब किन की तरफ जाना चाहिए। पहले भी मैंने बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो पहले नंबर पे
नेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी चंद्रयान 3 वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 से रिलेटेड इसरो इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो आप इसरो के बारे में पढ़ लेंगे। साथ ही साथ में G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नया पार्लियामेंट बना है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री, स्टैटिक नॉलेज वहाँ से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे हमारा इंडिया इम्पॉर्टेंट था। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया कहाँ इंपॉर्टेंट था बच्चे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ ब्रिक्स की, ब्रिक्स का इंडिया पार्ट है और ब्रिक्स के इस बार मेंबर्स बढ़ गए हैं, इंपॉर्टेंट हो गया। SCO के इस बार मेंबर्स बढ़े हैं। G7 में इस बार इंडिया गया था और प्रधानमंत्री का न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में अब जापान जाना, हिरोशिमा जाना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ पे नेशनल जो हमारा इंडिया है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, वो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे नेशन की इम्पोर्टेंस हो। तीसरा, इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा खबरों में है, फॉर एग्जाम्पल सब लोगों को अभी पता ही है हमारा अभी इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध जो चल रहा है। साथ ही साथ में WHO को 75 ईयर्स हो गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और जो रिलेशंस हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को अभी 25 साल हो गए हैं उनके स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को, राइट। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे क्या रिलेशंस हैं फर्दर ऑन हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ में। श्रीलंका डेप्ट में गया था, तब इंडिया ने कैसे मदद की थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ पे आया था। तो हर एक चीज़ वहाँ से हमारी कनेक्ट होनी चाहिए बेटा, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक चीज़ कनेक्टेड है, तो उनसे हमें ये पता चलना चाहिए। यहाँ से आ जाती है हमारी नई चीज़ जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम बात करते हैं स्टैटिक न्यूज़ की, तब हमारे पास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर कर आता है। तब दिमाग में आता है कि क्या इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको रटने बैठे, सबका फाउंडिंग ईयर रटने बैठे, हर एक चीज़ को देखें? तो नहीं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में हैं एटलीस्ट उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO 75 ईयर्स कंप्लीटेड, ज़रूरी है। यूनेस्को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताई हैं अभी अभी इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद में UN को तो हमेशा पढ़ना ज़रूरी होता ही है। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, SCO इंपॉर्टेंट है, G7 इस बार इंपॉर्टेंट है, G20 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, खास रहे हैं, उनको यहाँ पे आपको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टैटिक के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, स्टैटिक में भी वही पोर्शन एग्जामिनर आपसे पूछता है जो करंट में थोड़ा बहुत न्यूज़ में रहा है, उससे रिलेटेड पूछेंगे, तो आपको स्टैटिक भी करंट से छांट के निकालना है। ये आपका एक ट्रिक होना चाहिए। उसके बाद में स्टैटिक की ही जब हम बात करते हैं, तब हमारे पास में बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे डेज आ जाते हैं, बहुत सारे इंडाइसेस आ जाते हैं कि मैम कौन से डेट्स, कौन से डेज, कौन से इंडाइसेस को हम लोग याद रखें। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना कि डेट्स में हमारे पास में वो इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाएंगी, जैसे कि हमारा 5 जून एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते करते इस साल हमें 50 साल हो गए हैं, क्योंकि 1992 से शुरुआत की थी, तो वो डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेशनल स्पेस डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पराक्रम दिवस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनकी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, डेट्स और डेज की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए। ऐसे इंडाइसेस जहाँ पे इंडिया की रैंक या तो बहुत अच्छी रही है या तो बहुत खराब रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिप्री की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज द टॉप मोस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन दिस वर्ल्ड। इंडिया टॉप पे है, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर लो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की इतनी बुरी पोजीशन है। ग्लोबल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसको निकालता है, वहाँ पे इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन है। तो ऐसी सारी की सारी रिपोर्ट जहाँ पे इंडिया की पोजीशन या तो बहुत अच्छी है या तो बहुत ख़राब है, उनको हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। सारी की सारी रिपोर्ट्स रटने की इस पॉइंट पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक ही महीना बचा है, स्मार्ट स्टडी करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी चीज़ हो जाएगी। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम किसी करंट अफेयर की तरफ जाते हैं, तब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स निकल कर आते हैं बच्चे, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो गए,
50 साल हो गए। सिमिलरली 50 साल और किसको हुए हैं? 50 साल हुए हैं एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते करते हमें, ठीक है। उसके बाद में 30 साल हुए हैं हमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए जब हमारा एक्ट आया था, राइट, तो उसको 30 साल हुए हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो आया था। उसके बाद में 30 साल के बाद में 25 साल किसको हुए हैं? 25 साल हमारे पोखरण 2 के टेस्ट को हुए हैं, 25 साल और हमारे इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स को हुए हैं, ठीक है। 200 साल 200th एनिवर्सरी दयानंद सरस्वती जी की इस बार मना रहे हैं हम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 75 ईयर्स किसके हुए हैं? 75 ईयर्स ऑफ WHO हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है ना, ये इम्पोर्टेंट नंबर्स हम लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ ले जाते हैं। तो इनसे भी हमें पता चल सकता है कि कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हमें पिक करना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि मैम मैगजीन्स इतनी सारी हैं, 12 महीने की मैगजीन्स हैं, कैसे पढ़ लें एकदम से, हम चिट्टी द रोबोट तो है नहीं। तो इसीलिए अगर आपको मैगजीन में कन्फ्यूजन है तो आप मैगजीन में इसी अनुसार आप जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको उठाएं, ठीक है। नेशनल लेवल पे जो मैंने बता दी, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल इंपॉर्टेंस वाली, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ में कैसे रिलेशंस अभी फ़िलहाल न्यूज़ में रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास में आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं, तो इनको हम लोगों को ध्यान रखना है। और यही स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। फर्दर ऑन रिविज़न के लिए जो हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं, उस बैच से तो आप लोग अपना पूरा रिविज़न कर ही लेंगे, राइट। अल्टीमेटली मेरा एक ही पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आप लोगों को कुछ नया पढ़ के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको अभी फ़िलहाल में अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर्स नहीं उठाए हैं तो उनको उठाने की ज़रूरत है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको कंपाइल अप करो, उसको अपने दिमाग में डॉट्स की मदद से कनेक्ट करो, हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से कनेक्ट होगी, और उसके बाद में अपने नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में मैगजीन्स को कंप्लीट करो, जिससे कोई भी आपका टॉपिक छूट ना पाए, आपकी आंखों से एक बार निकला हुआ होना चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। यही आप कर लेंगे तो यही आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इधर उधर कहीं जाओगे तो उसमें आप लोग बस कंफ्यूज होने वाले हो। रिवीजन कर लेना हम लोगों के साथ में, एंड दैट विल बी मोर देन एनफ। और इसी के साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि PW अपना एजुकेशनल रिवॉल्यूशन चला रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली विद PW। और यहाँ पे हम लोगों ने 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो भी आपके सारे कोर्सेज हैं उन सब का कोर्स का प्राइस अब रिड्यूस कर दिया है। क्लैट के अचीवर्स बैच का प्राइस अब हो गया है ओनली 5,999, और क्लैट अचीवर्स प्रो बैच अब आपको मिलेगा सिर्फ 12,999 में। जो आपका एक क्लैट का टेस्ट सीरीज़ है 1.0, अब वो अवेलेबल होगा आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में। क्लैट का जो रैंक बूस्टर बैच आपके लिए अवेलेबल करवाया गया था वो मिलेगा आपको 1,999 में, और जो कॉम्बो पैक आपको अवेलेबल करवाया गया है उसका प्राइस अब हो गया है रिड्यूस होकर ₹2,499। सो सेलिब्रेट दिवाली विद अस एंड कीप शाइनिंग।